हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल साइंस मास्टर और मैं हूं शाइस्ता। प्राचीन भारत की यात्रा करते हुए हम पहुंच गए हैं अरबी लेखकों पर। किस पर पहुंच गए हैं हम? अरबी लेखक। अरबी लेखक जिसमें मेनली दो नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है अल बिरूनी, नेक्स्ट नाम है इब्न बतूता। एक गाना है ना, इब्न बतूता बगल में जूता, तो वो यही नाम है। ठीक है, अब हम जानते हैं इन्होंने प्राचीन भारत के बारे में हमें क्या क्या बताया। अल बिरूनी, अल बिरूनी यह महमूद गजनी, एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है इतिहास में। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति, यानी इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद के लेखक कौन है? अल बिरूनी। अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? किताब अल हिंद, जिसे तहकीक हिंद या भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उनके लिए भी मेन रिसोर्स है। कौन सी बुक? किताब अल हिंद, जो लिखी है अल बिरूनी ने। अब इस किताब के अंदर क्या है? यह एक विस्तृत ग्रंथ है, यानी एक बहुत लंबी चौड़ी सी किताब है भाई। इसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज कैसे होते थे उस टाइम, क्या क्या कस्टम्स और कल्चर था उनका सोशल लाइफ किस तरह से थी, सामाजिक जीवन, माप तोल किस तरह से वो लोग नापने के लिए, तोलने के लिए कौन सी यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे, उसका मूर्ति कला, मूर्ति बनाई जाती थी किस तरह से, कानून के क्या क्या होते थे उनके, इन सब को मिलाकर कुल मिलाकर 80 अध्याय यानी 80 चैप्टर में विभाजित है ये किताब। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति का बहुत ही अच्छी तरह से पूरा एक वर्णन किया गया है। कौन सी किताब में? किताब अल हिंद में। इब्न बतूता, नेक्स्ट है इब्न बतूता। यह है मोरक्को से आया था। इसके द्वारा अरबी भाषा में एक उसका जो ट्रेवलॉग है, यात्रा वृत्तांत, जो अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने बताया, उस किताब का नाम है रिहला। रिहला के लेखक इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सा यात्रा वृत्तांत दिया? कौन सी पुस्तक दी है? रिहला। कहा जाता है उस भारतीय उपमहाद्वीप के जो समाज किस तरह का था, सामाजिक सांस्कृतिक वहाँ का कल्चर किस तरह का था के विषय में इन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हमें दी हैं। अब ये इतना इंटेलिजेंट, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति था कि जब ये दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में उस टाइम सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली के सुल्तान थे। जब ये दिल्ली पहुँचते हैं तो 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इनकी विद्वता से, इनकी इंटेलिजेंसी से इम्प्रेस होकर जो दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इन्हें दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इस बात से हम क्या सीखे कि टैलेंट, किसी की इंटेलिजेंसी जो है वो देश विदेश कहीं नहीं छुपती है। अब अरबी लेखकों के बाद लास्ट कैटेगरी बचती है अन्य लेखक। अब अन्य लेखकों में हमने दो लेखक लिए हैं, जिसमें पहले हैं तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक थे, तिब्बत साइड से आए थे। इन्होंने एक रचना लिखी, किताब लिखी जिसका नाम है कंगियूर तथा तंगियूर, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना करी, जिससे उस समय के भारत की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है मार्को पोलो। ये नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, ये शायद ना सुना हो लेकिन ये आपने ज़रूर सुना होगा। यह 13वीं शताब्दी के अंत में, 13वीं शताब्दी के अंत में
पांडे देश की यात्रा पर आए थे। अब जब ये पांडे देश की यात्रा पे आए थे तो वहीं घूमे, वहीं रहे, वहीं के बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमें दी हैं। जिस इनका जो ट्रैवलॉग है वो हमें, अगर जब हम पांडे इतिहास के बारे में, उनके समाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें इनके जो ट्रैवलॉग है वो बहुत ही यूज़फुल रहती है। अब हम पढ़ेंगे हमारी जो लास्ट कैटेगरी है कि पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं उसके बारे में जानेंगे कि पुरातत्वविदों ने हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या जानकारी दी। आइए बस। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब ये आप सोच रहे होंगे ये पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व आर्कोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें आर्कोलॉजिस्ट काम करते हैं कि जैसे कहीं कोई भी उन्हें ऐसा चीज़ मिल जाए जो लगता है कि ये पुरानी है, यहाँ पे कोई चीज़ रही, वहाँ पे वो खुदाई करते हैं। खोदने के बाद वहाँ पे वो पूरी जानकारी उस जगह की लेते हैं। यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन था, यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी, कोई खंडर है, क्या है, समझ रहे हैं। जो पुरानी जानकारी जिस टाइम, मतलब कि ये राजा महाराजाओं से भी पहले की बात हो रही है, जब कोई ऐसी किताब नहीं होती थी, सिर्फ साइन, अभिलेख, बिल्डिंग, कोई चीज़ देखकर ही उस समय का आइडिया लगाते हैं उस ज़माने में क्या होता था, कैसे होता था, तो उसे कहते हैं हम पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद जो हैं इनका एक डिपार्टमेंट है जिसे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1861 में हुई थी। अब हम जानते हैं कि ये हमें क्या जानकारी देते हैं प्राचीन भारत के बारे में। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है तो 1400 ईस्वी के अभिलेख। अब आप ये जानते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख होता है पत्थर धातु जैसे मजबूत सतह पर किए गए लेखन को अभिलेख कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जैसे अशोक के स्तंभ मिले हैं, अभी आज के तो है नहीं, अशोक के टाइम में बने हुए हैं, तो उन पर क्या लिखा गया है, तो उस पर जब स्टडी किया जाएगा तो उससे उस बारे में जानकारी मिलेगी कि उस टाइम इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, क्या क्या इन्होंने करवाया है। ठीक है, तो पत्थर धातु जैसी मजबूत सतह पर किए गए लेखन को अभिलेख कहते हैं। 1400 ईस्वी के अभिलेख जिसका नाम है बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं बोगाज में। नेक्स्ट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो सबूत, जो प्रमाण हमें मिला है वो यवन राजदूत होलियोडोरस के वेन सागर गरुण स्तंभ से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले भारत का जिक्र किस में हुआ है, हम्फी गुफा अभिलेख में हुआ है। सबसे पहले भारत पर हूण आक्रमण, ये हूण आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है, इसकी जानकारी हमें किससे मिली है, भीतरी स्तंभ लेख से मिली है हूण आक्रमण की जानकारी। सती प्रथा, क्या आप सती प्रथा के बारे में जानते हैं। सती प्रथा क्या होती थी, एक समय ऐसा था जब किसी स्त्री का जब पति की डेथ हो जाती थी तो क्या होता था, उसकी चिता के साथ साथ उस औरत को भी वहाँ पे जला दिया जाता था। डर गए ना सुनकर भी। तो उसे कहते थे सती होना, यानी किसी स्त्री को ये अधिकार नहीं था कि वो अगर उसके हस्बैंड की डेथ होगी तो विधवा जिएगी, नहीं, उसे भी अपने पति के साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। तो कितनी खतरनाक प्रथा थी। तो ये प्रथा प्रचलित थी, इसका लिखित साक्ष्य मिला है हमें कौन से अभिलेख में, एरण अभिलेख में सती प्रथा का। पहला, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जो अभिलेख होते हैं, जो आर्कोलॉजी जब इनको स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। एपिग्राफी किसे कहा जाता है, अभिलेखों की स्टडी करने को। चलिए आगे पढ़ते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल यानी पुराने स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का मतलब, गर्त मतलब गड्ढा, वास मतलब रहना, यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें मतलब कश्मीर में गड्ढा घर होते थे। अब इतने गहरे गड्ढे में घर होते थे, अंदर जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी। इसके हमें सबूत मिले हैं। सबसे पहले सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत कहा जाता था। इसी को साहित्य में करशार्पण कहा जाता था सिक्कों को।
सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने की, पहले तो यूं ही बना दिया जाता था गोल गोल से, कैसे भी आकृति जो उन्हें पसंद होती थी, लेकिन फिर उस पर ये आइडिया आया कि इस पर कुछ लिखा भी जा सकता है। तो वो लिखने की शुरुआत किसने की है? इन्होंने, यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पे लेख लिखने की जो प्रक्रिया चली है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के, अब समुद्रगुप्त से कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पे वीणा बजाती हुई कोई शेप, कोई एक मूर्ति बनाई गई है सिक्कों के ऊपर। तो इससे क्या समझ में आता है? उससे ये सबूत मिलता है कि वो शायद संगीत प्रेमी होंगे। अरिकमेडु, पुदुचेरी, यहाँ से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के। सबसे पहले भारत के संबंध कहाँ से थे? बर्मा, जिसे अब क्या कहा जाता है? म्यांमार। मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, जावा, इनसे भारत के प्राचीन संबंध बताए गए हैं। अब हमारा टॉपिक जो था पहला, प्राचीन भारत का हमारा पहला टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने चार जो सब टॉपिक पढ़े, जो 2 टॉपिक एक साथ पढ़े थे, तो इस हिसाब से हमने 3 टॉपिक उसमें सब टॉपिक बनाए थे, वो हमारे कंप्लीट होते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्राचीन भारत का ही है वो, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल, कि जो प्रागैतिहासिक काल था वो हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या जानकारी देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।